Hello everyone. The purpose of this video is completely to practice the journal and ledger that we have learned in the class. Okay? So let's solve a question. So the question goes like this. Capital introduced by owner. ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश 3 लाख, फर्नीचर 50,000 के और व्हीकल 2,50,000 के. ओके, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ कैश ही इंट्रोड्यूस करे, कोई भी एसेट इंट्रोड्यूस कर सकता है. और करंट अकाउंट ओपनड बाय डिपॉजिटिंग ₹20,000. हमने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया 20,000 रुपये जमा करके. देन लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹2 लाख. कंप्यूटर परचेज फॉर कैश ₹60,000. AC purchase for ₹50,000, of which 5,000 paid as down payment. Balance financed through Bajaj Finance. Okay. इसके अलावा ऑफिस रेंट हमने पे किया है 10,000 रुपये इन कैश एंड सैलरी पेड ₹15,000 बाय चेक. ओके, चलिए ठीक है. पहले सारे जर्नल एंट्रीज देखते हैं. एज यूजुअल वी आर नॉट जस्ट पासिंग द जर्नल एंट्रीज, सो एक एक के रीजंस के साथ एनालाइज करते हुए आगे बढ़े. पहला ट्रांजैक्शन क्या था हमारे लिए? कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर. ये था हमारा ट्रांजैक्शन. सो दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट? तो हम लोग सबसे पहली बात तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं. फॉर अस द एंटिटी इज द बिजनेस. सो ओनर के पास से बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ, राइट? बिजनेस के पास कैश आया. कितना आया? 3 लाख रुपए. इसके अलावा ओनर के पास से हमारे पास फर्नीचर आए हैं 50,000 रुपए के, इनफ्लो ऑफ फर्नीचर. एंड बिसाइड्स दैट ओनर के पास से हमारे पास आया व्हीकल ऑफ ₹2,50,000. सो इन टोटल ओनर के पास से हमारे पास 6 लाख रुपए के एसेट्स आए. लेकिन बदले में हमने ओनर को क्या दिया? Nothing yet. So we have to recognize our obligation towards the owner. And how much is the obligation? The obligation of ₹6 lakhs. तो अब जब जर्नल एंट्री पास करना है, हम लोग दो तरह से सोच सकते हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच या तो मॉडर्न अप्रोच. अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कैश, फर्नीचर एंड व्हीकल तीनों रियल अकाउंट है, तीनों एसेट्स के अकाउंट है, इसलिए तीनों रियल अकाउंट है. और ओनर के अकाउंट की बात करूं तो हम इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं विच इज अ पर्सनल अकाउंट. सो नाउ कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट. अगर मैं रियल अकाउंट का रूल लगाऊं तो एनी इनफ्लो व्हेन एवर द एसेट कम इन, हम उसे करते हैं डेबिट. सो कैश ऑल्सो शुड बी डेबिटेड, फर्नीचर ऑल्सो शुड बी डेबिटेड, व्हीकल ऑल्सो शुड बी डेबिटेड. और वहीं पे अगर मैं कैपिटल की बात करूं, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल. एज अ रिजल्ट ओनर को मनी इज पेबल, इसलिए ओनर को किया जाएगा, यानी कैपिटल को किया जाएगा क्रेडिट, राइट? ओके. अब बिसाइड्स दैट अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो मेरे कैश, फर्नीचर और व्हीकल, ये तीनों में अगर मैं मॉडर्न अप्रोच, अगर सपोज हम लोग मॉडर्न अप्रोच से सोचते हैं, तो ये तीनों मेरे एसेट्स हैं. एंड एसेट्स हैव इंक्रीज्ड. Correct? My assets have increased. And at the same time, capital, that is my obligation towards the owner, has also increased. So as per the modern approach rule, whenever assets increase, we debit the asset. और जब भी capital increase होता है, हम capital को credit करते हैं. Okay? तो अब journal entry अगर पास किया जाए in the typical format, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 3 lakhs. फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से. व्हीकल अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,50,000 से. एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 6 लाख रुपीज से. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द नरेशन. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. इसी तरह से अब मैं दूसरा ट्रांजैक्शन अगर देखूँ, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या था? करंट अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹20,000. सो व्हाट हैपेंड? जो हम बिजनेसमैन जो था, उस बिजनेसमैन के पास से कैश गया. कहाँ गया? बैंक के पास गया. करेक्ट?
The transaction is between the business and the bank. So what happened? ओनर के पास से कैश गया और कहाँ गया? बैंक में गया. So bank, who is an artificial person, is the receiver of cash. So bank account, personal account, bank being receiver, should be debited. और यहाँ पर बिजनेस के पास से कैश गया, सो कैश का आउटफ्लो होने की वजह से कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. राइट? यहीं पे अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से सोचूं तो कैश नामक असेट हमारा रिड्यूस हुआ, कम हो गया, और बैंक में जो हमारा बैलेंस था वो बैंक बैलेंस बढ़ गया. सो एज अ रिजल्ट, सिंस बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड सिंस कैश बैलेंस डिक्रीज, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. तो यही हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट बाय 20,000 and cash account credit by 20,000. Okay, you can write the narration also. Okay, let's move to the third transaction. क्या था? Computer purchase for cash rupees 60,000. So what happened? Business के पास एक और asset आया जिसका नाम है computer. Okay, अब बदले में हम लोगों ने 60,000 रुपए कैश दे दिया. So the second aspect will be outflow of cash. So traditional approach से हमारे पास एक asset आया called as computer, real account, inflow, debit, computer account should be debited. और उसी तरह से cash is also real account, लेकिन cash का हो रहा है outflow, that is why cash account should be credited. और इसी तरह से अगर मैं modern approach से सोचूं तो मेरा एक asset बढ़ा और एक asset कम हुआ. कौन सा एसेट बढ़ा? कंप्यूटर नामक एसेट बढ़ा. और कौन सा एसेट कम हुआ? कैश नामक एसेट कम हुआ. तो जो एसेट बढ़ा उसे किया जाएगा डेबिट, जो एसेट कम हुआ उसे किया जाएगा क्रेडिट. सो जर्नल एंट्री पास करते वक्त कंप्यूटर अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 60,000 एंड कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 60,000. ऑलराइट, नरेशन. गॉट इट? नेक्स्ट वन, हमने एसी परचेस किया 50,000 का, जिसका हमने सिर्फ 5,000 रुपए कैश में पे किया है, बाकी फाइनेंस करवाया है थ्रू बजाज फाइनेंस. सो बिजनेस के पास क्या हुआ? बिजनेस के पास सबसे पहले तो एक असेट आया कॉल्ड एज एसी. 50,000 रुपए का एसी हमारे पास आ चुका है जिसको हम अभी से यूज कर रहे हैं. अब बहुत सारे जनों के मन में ये बात आ सकता है कि सर अगर हमने सिर्फ 5,000 रुपए का कैश दिया है तो क्या मैं एसी सिर्फ 5,000 रुपए का लिखूं कि 50,000 का? आप खुद ही सोच के देखिए एक बार, एसी क्या 5,000 रुपए का है? नहीं ना, एसी तो 50,000 रुपए का है. लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अगर ये सोचते हैं कि सर हमने तो अभी पूरे पैसे दिए नहीं, तो हम एसी को पूरे अमाउंट से कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म. अब ये कैसे रिकग्नाइज किया जाएगा? सी है, इनफ्लो ऑफ एसी, मैं एसी पूरे 50,000 रुपए का रिकग्नाइज करूंगा. बदले में सेकंड इफेक्ट कैसा होगा? मेरे जेब से पैसे गए कितने? 5,000 रुपए. सो आई विल रिकग्नाइज दैट आउटफ्लो ऑफ कैश. रिमेनिंग 45,000 is to be recognized as my obligation towards Bajaj Finance. I have to recognize my obligation towards Bajaj Finance. सो एक तरफ मेरा एक असेट बढ़ा, 50,000 रुपए से मेरा एसी नामक असेट बढ़ा. दूसरी तरफ कैश नामक असेट 5,000 रुपए से कम हो गया. और तीसरा, बजाज फाइनेंस की तरफ मेरा लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन बढ़ गया. सो एसी अकाउंट इनफ्लो हुआ या असेट बढ़ा, इसलिए एसी अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय फुल 50,000. कैश का आउटफ्लो हुआ 5,000, इसलिए कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. कैश कम हुआ इसलिए कैश शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹5,000. एंड माय लायबिलिटी इंक्रीज्ड. क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल. बजाज फाइनेंस को 45,000 इज पेबल. दैट इज वाई बजाज फाइनेंस को 45,000 से क्रेडिट करना होगा. सो वी कैन राइट द जर्नल एंट्री नाउ. एसी अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000. कैश क्रेडिट कितने से? 5,000. एंड बैलेंस शुड बी क्रेडिटेड टू बजाज फाइनेंस. सॉरी, नरेशन पहले आ गया.
बजाज फाइनेंस को क्रेडिट किया जाएगा कितना, 45,000. ऑलराइट, ओके. कमिंग नाउ टू द लास्ट वन. सिंपल. ऑफिस रेंट पेड रुपीज 10,000 इन कैश एंड सैलरी पेड 15,000 बाय चेक. एक्चुअली दो खर्चे हैं, लेकिन दोनों का पेमेंट एक कैश से हुआ एक चेक से हुआ. तो सिंपल है, हमें सबसे पहले रिकग्नाइज करना होगा हमारा एक्सपेंस. एक तो रेंट है और दूसरा सैलरी है. ओके. अब रेंट का पेमेंट कैश में हुआ है, आउटफ्लो ऑफ कैश, और सैलरी का पेमेंट चेक से हुआ है, तो हमें रिकग्नाइज करना आउटफ्लो फ्रॉम द बैंक. तो कैसे जर्नलाइज किया जाएगा? पहले तो मैं रेंट का एंट्री पास कर देता हूँ. रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड बाय हाउ मच, 10,000 रुपीज़, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इसलिए कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपीज़. और वहीं पे जब मैं सैलरी की बात करता हूँ तो सैलरी अकाउंट डेबिट बाय 15,000, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 15,000, क्योंकि इस बार पैसे मेरे बैंक से गए. करेक्ट? यस. So these were the transactions. Okay, you can also write the narration here. Now we have passed all the journal entries. Let's go for the ledger posting. Okay, so इन सब का ledger posting भी कर लेते हैं. Let's see. So पहला जो हमारा transaction था वो कुछ इस तरह का था. याद है सबको? कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, व्हीकल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. तो हमें इसको अभी पोस्ट करना है, तो लेट्स पोस्ट इट नाउ. सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कैश अकाउंट. कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू कैपिटल 3 lakhs. देन आई एम मेकिंग फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू कैपिटल 50,000. व्हीकल अकाउंट के डेबिट पे लिख रहा हूँ टू कैपिटल 2,50,000. ये तीनों को मैंने डेबिट किया. और कैपिटल अकाउंट को मैं करूँगा क्रेडिट बाय टोटल ऑफ दिस. ओके, एक एक करके लिखना होगा. वैसे फर्नीचर, कैश एंड व्हीकल, ये सभी लिखना होगा हमें. सभी को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखना होगा. राइट? यस. नेक्स्ट जर्नल एंट्री कुछ ऐसा था. ओके, इसे कहाँ पोस्ट करना होगा? बैंक अकाउंट में. और कैश अकाउंट में, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था. तो कैश अकाउंट कुछ ऐसा है, ऑलरेडी 3 लाख रुपए इसके डेबिट में रहे. तो हमने क्या किया है? बैंक को किया है डेबिट 20,000 से, कैश को किया है क्रेडिट 20,000 से. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैश अकाउंट में अभी बैलेंस कितना बचा है? 2,80,000. दो नॉट नीडेड. हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस नहीं निकालते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट एक कॉमन सेंस, एक डिस्कशन के लिए. आगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री वॉज यस कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश. कहाँ पोस्ट किया जाएगा? कंप्यूटर अकाउंट में और कैश अकाउंट में. राइट? कंप्यूटर अकाउंट को करेंगे डेबिट 60,000 से, कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट. राइट? कंप्यूटर के डेबिट पे लिखा कि इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ गया है? टू कैश. कैश अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा कि उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ गया है? बाय कंप्यूटर. ओके. नेक्स्ट जर्नल एंट्री एसी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बजाज फाइनेंस. तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा एसी अकाउंट में, कैश अकाउंट में और बजाज फाइनेंस अकाउंट में. एसी अकाउंट को कर देते हैं डेबिट 50,000 से, कैश को कर देते हैं क्रेडिट 5,000 से, और बजाज फाइनेंस को कर देते हैं क्रेडिट 45,000 से. राइट? देन द लास्ट ट्रांजैक्शन वाज ऑफ दीज एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी. सो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट. रेंट को करूँगा डेबिट 10,000 से, कैश को करूँगा क्रेडिट 10,000 से, और उसी तरह से सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट. सैलरी को करूँगा डेबिट 15,000 से, बैंक को करूँगा क्रेडिट 15,000 से. राइट? सो वी मेड ऑल द लेजर्स. और इन सारे लेजर्स के हो जाने के बाद लास्ट में हमें करना पड़ेगा इन सब का बैलेंस. सो सारे लेजर्स कुछ इस तरह से थे हमारे. राइट? इन सब के बैलेंसेस निकालेंगे. कैश को अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस नज़र आ रहा है. कैश विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस. एनी एसेट विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस. सो इफ वी कैलकुलेट द बैलेंस इज 2,05,000. फर्नीचर में बैलेंस 50,000. व्हीकल अकाउंट में बैलेंस 2,50,000. कैपिटल अकाउंट में बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6 lakhs. क्रेडिट में से 6 लाख बच गए. बैंक में 20,000 में से 15,000 गए थे, इसलिए डेबिट में से 5,000 रुपये बच गए. दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड एज अ डेबिट बैलेंस. कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट बैलेंस 60,000. एसी अकाउंट में डेबिट बैलेंस 50,000. बजाज फाइनेंस में कुछ भी रीपेमेंट अभी तक नहीं हुआ,
इसलिए क्रेडिट बैलेंस 45,000, रेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस 10,000 एंड बजाज फाइनेंस, sorry not Bajaj Finance, it will be salary account. Salary account में debit balance बचेगा 15,000. Okay? Yes. So I hope you practiced this particular question. We will continue with some other questions in the next video. We will stop for now.